Good afternoon, good morning students. Welcome in inorganic chemistry basic episode. लास्ट टॉपिक पर हम लोग चल रहे थे. लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रीजनिंग क्वेश्चंस को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाए. क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हम पिछले एपिसोड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी बात है तो करते हैं. आपको थोड़ा इजी लगा कि मुश्किल लगा वो फीडबैक भी दे दो. अगर आपको लग रहा है कि बड़ा मजे से इनऑर्गेनिक होने लग गया है, जरूरत ही नहीं है सर, अगर आप ऐसे पढ़ा रहे हो तो ब्लॉग्स पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो आप अपने कमेंट्स लिख दो और मेरा हैशटैग आप अपने माइंड में यहां फिट कर लो. यहां से यहां जाएगा, केमिस्ट्री रटना नहीं है. अगर आप अपने संगी साथियों का, फ्रेंड्स का, रिश्तेदारों का, छोटे भाई बहनों का, जान पहचान वालों का भला चाहते हो कि आप उनको भी ऐसा ज्ञान मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करवा देना. बताना कि एक से एक अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत आसानी से तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा. लाइक्स और कमेंट तो आप देते नहीं हो. ठीक है, टॉपिक चालू करते हैं. ज्यादा ज्ञान लिए दिए बिना काम की चीज पर आते हैं. देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, ऑक्सीडेशन नंबर, वेकेंट डी ऑर्बिटल, इस तरह के डेंसिटी पढ़ाया था मैंने. वेकेंट डी ऑर्बिटल आज कराना है मेरे को. तो अभी तक हम लोग उस टेबल में से, याद है आपको उस टेबल में से क्या क्या पढ़ चुके हैं? स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, ऑक्सीडेशन नंबर और डेंसिटी. डेंसिटी के क्वेश्चंस चल रहे थे लास्ट एपिसोड में. एक दो क्वेश्चंस करके वार्म अप करा दूं, उसके बाद फिर अगले टॉपिक को उसी में से, वही टेबल ही चलेगी हमारी, उसी में एक एक चीज को पूरा मतलब बना रहे. ठीक है ना? बिल्कुल एकता कपूर का सीरियल बना रहे हैं. मूवी तो हम बना चुके थे, 2 घंटे की खत्म हो गई. अप्लाई करना सिखा दिया, पूरा ज्ञान दे दिया. अब तो एकता कपूर के स्टाइल का हिंदी एपिसोड सीरियल्स के चालू कर दिए. मर्जी हो जितना लंबा खींच दो, है या नहीं? चलो, नो डाउट, किसी को भी डाउट नहीं है. कितने अच्छे बच्चे, मेरे होनहार बच्चों. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं. पहले एल्यूमिनियम और गैलियम. बताओ इसमें से किसका आईपीईए वगैरह वगैरह ज्यादा और कम होगा. तो आपसे क्वेश्चन है किसका आईपी ज्यादा है, तो वो क्वेश्चन तो आपको आ गया निकालना. ऊपर से नीचे चलते हैं तो आईपी क्या होता है? कम होता है. बट क्वेश्चन बन रहा है तो बिंदास गैलियम का आईपी ज्यादा कर दो एल्यूमिनियम से. यही बात पढ़ी थी हमने, हाँ या ना? कोई डाउट है इसमें तो बोल दो. अब हम देखते हैं ऐसा क्यों. तो उसका आंसर है 283, 28183. हाँ या ना? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अब हम देखते हैं यहां पर तो क्या है, 28183. इसका मतलब जब एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं तो ऑर्बिट तो 1 यूनिट बढ़ा. हाँ या ना? अगर मैं इसकी शॉर्ट लैंग्वेज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एल्यूमिनियम टू गैलियम जब मूव करते हैं, देन ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब शेल, इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट. ऑर्बिट तो 1 यूनिट बढ़ता है. क्लियर है कि नहीं? बट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, NFA, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं हम NFA, और बाद में हम थोड़ा पढ़ने के बाद इसको टेक्निकली डिफरेंस वाला वर्ड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो भी हम लोग देखेंगे बच्चों. क्लियर? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्ड भी पढ़ेंगे. तो अभी तो दोनों एक ही बात मान लेना, आप NFA लिखा हो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो एल्यूमिनियम से गैलियम में जब जाते हैं तो ऑर्बिट 1 यूनिट बढ़ता है, बट NFA इंक्रीजेज बाय 18 यूनिट. 8 की जगह हम लोग सोच के चल रहे थे 288, लेकिन एकदम से पता चला 8 की जगह 18 हो गया. आतामाजी सटक ली. हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉब्लम आएगा. रैपिड इंक्रीज ऑफ NFA हो गया. दिस रैपिड इंक्रीज in NFA balance to decrease, balance to increase in size because of orbit. ऑर्बिट कहता है कि साइज बढ़ा दो और NFA कहता है कि साइज कम कर दो. ऑर्बिट कह रहा है कि साइज बढ़ा दो,
NFA कहता है कि साइज कम कर दो। कोई डाउट है? बोलो। खत्म। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी के कारण क्या होता है, एक कंसेप्ट के तहत साइज बढ़ाओ, एक कंसेप्ट के तहत साइज कम करो, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं तो साइज, IPEA, EN वगैरह जितनी भी प्रॉपर्टी है वो लगभग लगभग सेम होती है। सो साइज, IPEA, EN कोई भी प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन अगर आपको एक की कम और एक की ज्यादा करनी हो तो वो आपको मैं पहले ही ट्रिक बता चुका हूं। नॉर्मल कंसेप्ट का उल्टा सोचो, अगर मैं कहूं इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन, चलो उस पर तो क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, किसका साइज बढ़ा, तो आप कहोगे गैलियम का, नहीं एल्यूमिनियम का। इतना सेम होता है कि इसको इग्नोर करते हैं। मेनली क्वेश्चन बनता IP पर, तो यहां पर क्वेश्चन है IP, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये बन गया और आंसर आपको मिल गया। यहां ऑलमोस्ट सेम हो, कम हो, ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लैंग्वेज सबकी सेम चलेगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस कंसेप्ट में तो बोल दो। अभी हम बेस में ही पूरा पीरियोडिक टेबल ऑफ P ब्लॉक्स पढ़ चुके होंगे, तो आपको P ब्लॉक्स 11th और 12th के पढ़ने की जरूरत ऑफिशियली रहेगी नहीं, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बाद में भी हम लोग लेसन पढ़ेंगे। NCERT के सारे पेज, सारे के सारे कंसेप्ट में आपको यहां कराऊंगा एक एक, तो रिवीजन और लेवल बनता जाएगा। अभी इतना कॉन्फिडेंस आप में होगा कि आप कहोगे सर हमारे को NCERT और क्वेश्चन आंसर लगभग समझ में आने लग गए। बट जब हम पढ़ेंगे तो दिल से पूरा फिट होगा, कितना भी ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन मजे से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, तो अगला पॉइंट आज का लेते हैं, वो है आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस देखते हैं। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कहां बनते हैं तो वो भी देख लो, जब सेकंड से थर्ड पीरियड में चलते हैं, ठीक है ना। थर्ड पीरियड कंसेप्ट कहां यूजफुल है, एट द रेट ऑफ सेकंड से थर्ड पीरियड। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। अब यहां पर एक और वर्ड हमारा इसी के साथ पैरेलल में खत्म करूंगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो दो वर्ड हमारे अभी खत्म होने जाएंगे। तो पहले उससे पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं, BBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दोनों कंसेप्ट 5 मिनट में इसी के साथ खत्म हो जाएंगे। तो BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट है। ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी उसकी वैलेंसी होती है, उतनी उसकी वैलेंसी होती है। क्लियर हो गया। किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ही उसकी वैलेंसी होती है। इसका मतलब कार्बन होना चाहिए बायवैलेंट, लेकिन हम पढ़ते हैं कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है। आप अभी चिल्लाओगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हमने तो कार्बन का बचपन से 55 तक कार्बन की वैलेंसी 4 पढ़ी, आप तो 2 पढ़ा रहे हो, शैलेश्वर मुर्दाबाद, ऐसा बोलोगे। आगे का कौन पढ़ाएगा अगर मेरे को मुर्दाबाद कर दोगे तो। क्लियर हो गया क्या। तो देखते हैं राज की बात क्या है। ये है ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन नॉर्मल केस में, लेकिन कार्बन का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, अब पूरी बात सुनो। रिपीट करता हूं दोबारा से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी उसकी वैलेंसी होती है।
ठीक है ना। तो आउटर शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे तो वैलेंसी 2 हो गई। उसी का अगला पॉइंट आता है, अगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, अगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो अपनी वैलेंसी बढ़ा सकता है, या खाली ऑर्बिटल है तो उसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, और इस केस में इसकी वैलेंसी यहां से एक टपक जाएगा तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। आ गया समझ में? कोई डाउट है? रिपीट करता हूं, एलिमेंट के आउटर शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो वैलेंसी 2 है, लेकिन अगर खाली ऑर्बिटल है तो अपनी वैलेंसी बढ़ा सकता है और वैलेंसी हो गई 4। और बिकॉज ऑफ दैट आपने पढ़ा है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ये बात आपने पढ़ी है, बिल्कुल सही पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा। ये बहुत रेयरली होता है, एडवांस लेवल पे काम आएगा, स्कूल और JEE तक इतना काम नहीं आता, मेंस तक। ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। जैसे पहले मैं पहले वेकेंट डी ऑर्बिटल को खत्म कर देता हूं। नाइट्रोजन के लिए आप करके देखो, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के डब्बे बना रहा हूं मैं फटाफट, ज्यादा टाइम पास किए बिना। तो यहां क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी हो गई 3। ये एक लॉन पेयर बचा, हाँ या ना। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3, खत्म। कोई डाउट है तो बोल दो। और इसका एग्जाम्पल है NH3 NCl3। नाइट्रोजन में केवल ग्राउंड स्टेट होगा, एक्साइटेड स्टेट के लिए यहां पर जगह है ही नहीं, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल होएगा तभी तो जंप करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं तो जंप करेगा नहीं। अब बोलो आप क्या हालचाल है। अगला केस लेते हैं, नाइट्रोजन के बाद बात करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है 15 ग्राउंड स्टेट। तो यहां पर मैं लास्ट का लिख रहा हूं, बिना एनर्जी फालतू वेस्ट किए। थर्ड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, थर्ड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, तो क्या होगा, थ्री डी खाली है, ये लो खाली से कोई मतलब अभी यहां पर होगा नहीं, तो वैलेंसी हो गई 3। एग्जाम्पल है PH3 PCl3। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, PH3 PCl3। लेकिन अगर मान लो यहां खाली ऑर्बिटल है तो फॉस्फोरस का एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। ये रहा, और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5 और एग्जाम्पल हो गया 5, सॉरी यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5 तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 5। क्लियर है कि नहीं? तो ये है 3s1 3p3 और 3d1, ये है फॉस्फोरस। तो एक बात आपको समझ में आई कि नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं सकते क्योंकि वहां जगह नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट आ नहीं सकती। बट फॉस्फोरस में एक्साइटेड स्टेट आ जाती है क्योंकि वहां 3d ऑर्बिटल खाली है। इस बात को मैं ज्यादा लंबा किए बिना ऐसे भी तो बोल सकता हूं बच्चों कि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल होते नहीं है, 2d होता नहीं है, लेकिन फॉस्फोरस में d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल वेकेंट है, वेकेंट d ऑर्बिटल है तो वो अपनी वैलेंसी बढ़ा देता है, हाँ या ना। तो क्वेश्चन क्या बना, NCl5 नहीं होता, PCl5 होता है। समझ में आ गया? क्योंकि नाइट्रोजन में वेकेंट d ऑर्बिटल, आंसर क्या लिखोगे, नाइट्रोजन नॉट कंटेन्स वेकेंट d ऑर्बिटल्स while फॉस्फोरस कंटेन्स। आगे का ज्ञान तो मिल चुका है, कोई डाउट है तो और लंबा लिखूं या अपने आप समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पूरा डिटेल इधर दे दिया है।
तो नाइट्रोजन में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, कैसे हो बताने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा तो हो गया आंसर। तो ये पूरा बना के समझाने की जरूरत नहीं होती आपको कि पूरा एक पेज भर दो एक नंबर में, जान दे दो अपनी। 100 मार्क्स का 70 मार्क्स का पेपर होगा बोर्ड का, 70-80 पेज भरोगे ना, 20-25 पेज में काम होएगा मैक्सिमम। क्वेश्चन है OF6 नहीं होता, SF6 होता है। ये क्वेश्चन का डायग्राम बना के आप करो, आपको दे रहा हूं 2 मिनट, जल्दी से करो। मतलब पूरा डिटेल अभी आपको अपनी नॉलेज अपडेट करने के लिए दे रहा हूं, एग्जाम में नहीं। जल्दी करो फटाफट डायग्राम के साथ, और यहां तक अपने कमेंट्स भी लिखो समझ में आया या नहीं। चलो क्लियर तो लिखा, आंसर नहीं दिया अभी तक, कोई बात नहीं। देखो करना कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा दो, 2p4 कर दो। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एग्जांपल H2S, H2O वगैरह वगैरह होगा। OF2 हो सकता है। एक्साइटेड स्टेट आने के लिए जगह नहीं है। सल्फर में क्या होगा, सल्फर में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन देखना एक बार, पहला इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो सल्फर में क्या होगा, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। समझ में आ गया? नीचे का आप लिखते रहना। यहां पर तो H2S है, सॉरी यहां गलत लिख दिया, Cl2O ले लो। यहां H2S है, यहां पर SF6, बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि यह वैलेंसी बढ़ जाएगी, यहां पर वैलेंसी बढ़ नहीं सकती। तो हर मर्ज की एक ही दवा होगी बच्चों, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। जब भी सेकंड और थर्ड पीरियड के कंपाउंड्स में क्वेश्चन बनेगा, आपका आंसर एक ही जगह से निकलेगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल। विद एग्जांपल और डिटेल मैंने आपको प्रूव कर दिया। वेकेंट डी ऑर्बिटल से आपका आंसर निकलेगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो जल्दी से।
नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें तो यहां पर क्या बात करेंगे, क्वेश्चंस लिख देता हूं, दो तीन अच्छे अच्छे और बच्चे जो क्वेश्चन। CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता जबकि SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, क्योंकि CCl4 के हाइड्रोलिसिस से ये नहीं बनता, जबकि SiCl4 के हाइड्रोलिसिस से ये नहीं बन रहा है, जबकि SiCl4 से ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। हाँ या ना? इसी तरह से BCl3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, AlCl3 के हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक डिस्प्यूट वाली बात है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्योंकि ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है। कुछ एग्जाम्स में या बुक्स में ऐसा होता है, BCl3 के हाइड्रोलिसिस से बनता है H3BO3, बोरिक एसिड बनता है। BCl3 के हाइड्रोलिसिस से बनता है बोरिक एसिड BOH का होल 3, जबकि यहां पर बनता है ये बनता है, ये नहीं बनता। ये अब देखना क्या गेम घूमता है। थोड़ी देर एक बुक में ऐसे क्वेश्चंस भी होता है कि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इसका हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके हाइड्रोलिसिस से ये बनता, ये नहीं बनता, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, जबकि इसके हाइड्रोलिसिस से ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर परफेक्ट लैंग्वेज देखें तो एक ही क्वेश्चन को 4 बार घुमा दिया बच्चों, बट परफेक्ट लैंग्वेज देखें तो ये सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है कि BCl3 का हाइड्रोलिसिस से ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, AlCl3 के हाइड्रोलिसिस से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ये है, ये चिरकुट छोटे लेवल की क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, वो एकदम परफेक्ट लैंग्वेज होता है, मेंस एडवांस हर लेवल पर। ये 9th 10th लेवल की लैंग्वेज होती है। क्लियर? चले हम आगे, कोई डाउट हो तो बोल दो। अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, और इस तरह के क्वेश्चंस में IF7 नहीं होता, IF7 होता है, FI7 नहीं, F7I सॉरी, ये नहीं होता। ठीक है ना? वही सेम, आयोडीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास नहीं है। आयोडीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास नहीं है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, ये एक बात हो गई। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल के जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां करवा दिए। ठीक है, इसी बात से एक और क्वेश्चंस घूमते हैं बहुत से, ये नहीं कि केवल यही। जैसे एक एग्जांपल है, कैटिनेशन टेंडेंसी, कार्बन कार्बन की कैटिनेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, ऐसे चलते जाते हैं। लेड तो कैटिनेशन करता ही नहीं है क्योंकि वो तो परफेक्ट सॉलिड मेटल हो गया। मेटल्स में तो ये भी है, तो ये भी इतना कम करता है कि इग्नोर कर सकते हो, हमने ऑर्डर में लिख दिया। तो कैटिनेशन टेंडेंसी का ऑर्डर है ये वाला, मींस इसका कैटिनेशन सबसे ज्यादा होगा ऐसे। तो कारण क्या है, इसमें पी पाई बॉन्डिंग होता है, बाकी औरों में डी पाई बॉन्डिंग होता है। ये एक लैंग्वेज आपको नई मिलेगी एडवांस लेवल पे, पी पाई बॉन्डिंग है, जबकि यहां पर पी पाई डी पाई या डी पाई बॉन्डिंग होता है। बाकी सब में पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग हो सकते हैं। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो होता है पी पाई इज पावरफुल देन पी पाई डी पाई।
पाई बॉन्ड बन रहा है कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में, पीपी के बीच में या पीडी के बीच में, इस तरह की बात हो रही है, हाँ या ना? तो ये भी इसी वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये डी के साथ जुड़ नहीं पाता क्योंकि इसमें है नहीं, यहां डी ऑर्बिटल आ गए तो वो उधर जुड़ जाता है। और एग्जांपल देखो, इसी वेकेंट डी ऑर्बिटल के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। सी ओ, एन ओ, एन एन, ये सारे एग्जाम्पल है पी पाई बॉन्डिंग के। इनमें जो पाई बॉन्डिंग है वो किस टाइप का पाई बॉन्डिंग है, तो पी पाई। लेकिन अगर मैं बात कर लूं यहां फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में सल्फर ऑक्सीजन, क्लोरीन ऑक्सीजन, हाँ या ना, या फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन का तो अच्छा नहीं है बनाना, क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होता, जोश में बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो इनमें कौन सा ऑर्बिटल है, तो इनमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है। यहां का पी ऑर्बिटल, ये जो पी है ये इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में मूव कर जाता है, तो ये है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो देवांशी रामानी बेटा, पी पाई क्या होता है? पाई बॉन्ड जब पी ऑर्बिटल्स बनाते हैं, रिपीट करता हूं, पी पाई का मतलब क्या है कि जब पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं तो वो होता है पी पाई। जैसे ये है आपका, तो यहां पर कौन बना रहा है, तो यहां पर एक सिग्मा और एक पाई बन रहा है, यहां पर एक सिग्मा और एक पाई बन रहा है, तो ये है आपका पी पाई बॉन्डिंग। लेकिन यहां पर क्योंकि इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, लेकिन यहां पर इसके पास पी है और इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आराम से दूर जाके बैठ जाएगा रिपल्शन कम होने के कारण। पी में क्यों नहीं जाता, यहां तो पी के साथ बना रहा है, वहां डी के साथ क्यों बना रहा है, क्योंकि पी पास में है, डी दूर है, डिस्टेंस ज्यादा होने से रिपल्शन वाला इफेक्ट कम हो जाता है, और रिपल्शन कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल आराम से, मतलब रिलैक्स मोड में जिसे कहते हैं ना, वो रहेगा। ठीक है, तो इसके पी ऑर्बिटल्स या पी पाई इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में जाके बॉन्डिंग करता है। बताओ आ गया समझ में कि अभी भी ये वर्ड्स का मतलब नहीं आया? जल्दी बोलो, चले हम आगे। मिटा दूं? ये सब आप कहां पढ़ोगे, ये सब टॉपिक्स 11th और 12th का पी और एस ब्लॉक के पॉइंट चल रहे हैं। एग्जांपल देखो, ये पी ब्लॉक का है 11th का, यहां पर डी ब्लॉक, पी ब्लॉक 12th का भी आ गया। तो अपन ब्लॉक नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल बेसिक्स, जिसमें सब कुछ खत्म होएगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो टाइप कर दो प्यार से, केमिस्ट्री रटना नहीं है। कमेंट्स भी लिख देना आलसी बच्चों। चलो अभी देखते हैं हम लोग पाई बॉन्डिंग, मतलब ये जो वेकेंट डी ऑर्बिटल पे कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल एक तरह से मैंने खत्म कर दिया है, बाकी तो प्रैक्टिस चलती जाएगी। आइडिया मैं दे चुका हूं। सेकंड और थर्ड पीरियड के कंपाउंड्स में जब क्वेश्चन बनता है पी ब्लॉक में, लिख लो पी ब्लॉक, सेकंड और थर्ड पीरियड के कंपाउंड्स का जब क्वेश्चन बनेगा तो बनता है वेकेंट डी ऑर्बिटल आंसर। इसके अभी तो बहुत से कंसेप्ट जो एडवांस लेवल के बाकी हैं, तो वो अपन पेड वाले चैनल में ही पढ़ेंगे, यहां पर सब कुछ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलो अब मैं थोड़ा सा बॉन्ड को कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूं। तो एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि ये वर्ड आ रहा है, ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, लगे हाथों एक और बात मैं आपसे बात करता हूं। मेरा जो पैटर्न है, आज आपका थर्ड एपिसोड केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का खत्म होने जा रहा है, ठीक है ना। और हमने अगर मेरी लैंग्वेज में देखो तो बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। इतना पढ़ लिया है कि आप कहो जब मैं पेज पलटवा दूं एस ब्लॉक पी ब्लॉक के, जब कहो आप कहोगे सर सारे क्वेश्चंस हो गए, 2 एपिसोड और रुको, 5 एपिसोड जब हो जाएंगे तब मैं उसके बाद आपसे बात करूंगा
कि अब हमने देखो कितना पढ़ लिया है। ये तो पूरा एक्सटेंशन है, अदरवाइज वो एक पंच मारा था ना छोटी सी टेबल, उसी से काम हो गया था हमारा। ये तो बैठे बैठे मैं आपको डिटेल में लेके जा रहा हूं। तो ये पैटर्न सबको एडजस्टेबल है, या फिर जैसे रूटीन में सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि ये लो एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो एस ब्लॉक के टाइम बात करेंगे उस चीज की, फिर पी ब्लॉक में आया तो दोबारा उस चीज की बात करेंगे। और बिकॉज ऑफ दैट मेरी सोच है कि इसके कारण हमें लगता है कि रटना पड़ रहा है। यहां पर हमने एक टेबल को माइंड में फिट किया, छोटी सी 4 लाइन की टेबल है बस, और उससे पूरी पीरियोडिक बॉन्डिंग चारों ब्लॉक्स खत्म कर रहे हैं। ये तो प्रैक्टिस का तो कोई लिमिटेशन कभी होगा ही नहीं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऐसे पार्ट है जो कभी खत्म नहीं होते, मर्जी हो जितना खींच दो। तो जल्दी से वो बोलो। बेटा आप कह रहे हैं यहां पर तो समझ में आता है बट क्वेश्चंस नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। ये एक ही बच्ची की प्रॉब्लम नहीं है, सबका यही कहानी घर घर की है, सबका सेम प्रॉब्लम है कि सर आप पढ़ाते हो तो सब समझ में आ जाता है, चाहे ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक में भी यही प्रॉब्लम आपको था स्टार्टिंग में, याद है आप लोगों को? क्लियर? और अभी इनऑर्गेनिक में भी ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में रहेगा, कारण आज तक का आपका पढ़ने पढ़ाने का तरीका, पहला पॉइंट। दूसरा, मेरे पढ़ाने का नया तरीका जिसमें हमने इतनी सी चीज में ही सब कुछ देख चुके होते हैं। अब आपका माइंड अभी उतना एक्टिव नहीं हुआ है। जब मैं अभी जैसे प्रैक्टिस करा रहा हूं तो 1-2 एपिसोड्स के बाद आप धीरे धीरे आपको लगेगा अब हमसे भी सब कुछ हो रहा है। अभी आपका केवल एक ही काम है, मॉरल ड्यूटी, आपका परम कर्तव्य क्या है बच्चों? टेबल स्कैन होनी चाहिए, देखते ही क्लिक उस टेबल से ही आपको करना है। ठीक है ना? आप सोचो कि सारा क्वेश्चन हम ही कर पाए तो फिर तो मेरी जरूरत कहां है? आप काहे को हमारे चैनल को देखोगे, काहे को हमारे को पैसा दोगे? आ गया समझ में? तो टेंशन मत लो, आपको समझ में आ रहा है, खुद से कुछ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मेरे हिसाब से सोचना डेवलप हो रहा है कि नहीं, वो बहुत है। तीसरा लेक्चर है, अभी तो 2 ही लेक्चर का डिसीजन दे रहे हो आप बेटा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं विकेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालें। तो एक बात ध्यान रखना, बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज कैपिटल में लिख दिया जिससे गलती ना करो, ऑलवेज सिग्मा होगा। ठीक है ना? सिग्मा समझ जाओगे। लेटर ऑल बॉन्ड्स विल बी पाई। 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, बाकी के सारे बॉन्ड पाई होंगे। रिपीट करता हूं, 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, बाकी के सारे बॉन्ड पाई होंगे। ये पहला बात आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही क्यों होता वो भी मैं बताऊंगा। आज तक कभी आपको ये पता होगा, गलत नहीं है, बट ऐसा ही क्यों होता है प्रैक्टिकली, वो बात मैं थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक है ना? आगे देखो, अगला जो बात यहां पर आता है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 3 बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड बन सकते हैं, 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनते। ये 2 बातों को देख लो। पहला तो मैंने कहा, आपने मान लिया कि अगर 2 बॉन्ड है तो सिग्मा, पहला सिग्मा बाकी के पाई, 3 बॉन्ड है तो सिग्मा 1 बाकी के 2 पाई। ये तो बात हो गई हमारी यहां पर। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अब हम आगे की बात कर रहे हैं, तो आगे की बात कर रहे हैं तो आगे की बात में क्या है यहां पर कि 2 एटम्स के बीच में 3 ही बॉन्ड क्यों होते हैं? जैसे अगर मैं कहूं तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, ये होगा, ये होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी होगा। कार्बन की चारों वैलेंसीज ऐसे पूरी क्यों नहीं हो जाती? यही क्वेश्चन उमड़ घुमड़ के अपने माइंड में रहता है कि कार्बन की चारों वैलेंसी ऐसे पूरी हो जानी चाहिए। सिंगल डबल ट्रिपल है तो 4 बॉन्ड बनाने वाला चारों ही बना लेना एक साथ, किसी और की जरूरत कहां है इसको? बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है? तो यहां पर बात क्या होगी,
कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों नहीं है, उसका कारण ये रहा। इसका लॉजिक क्या है, बॉन्ड हमेशा कोऑर्डिनेट्स पर बनते हैं, एक्सिस पर बनते हैं। बॉन्ड हमेशा कहां बनेंगे बच्चों, तो आंसर है बॉन्ड हमेशा बनते हैं कोऑर्डिनेट्स पर। कोऑर्डिनेट्स को आप बदल दो, हम केमिस्ट्री को बदल देंगे, मतलब आप मैथ्स बदल दो, हम केमिस्ट्री बदल देंगे। समझ में आया? आप कोऑर्डिनेट 3 से 4 कर दो, 5 कर दो, हम उतने बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज ऑन कोऑर्डिनेट्स, क्या लाइन है, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज ऑन कोऑर्डिनेट या एक्सिस। बॉन्ड हमेशा एक्सिस पे बनते हैं, आपको पता है एक्सिस 3 होते हैं, एक्स वाई जेड, 3 से ज्यादा एक्सिस है नहीं, तो हम क्यों अपनी पुपाड़ी अलग से बजाएं, हम भी 3 ही बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ गया? बात आती है कि सर बॉन्ड कोऑर्डिनेट पे ही क्यों बनते हैं, कहीं भी बना दो, ठीक है ना। तो बॉन्ड हमेशा कोऑर्डिनेट पर क्यों बनते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना मजबूत होगा, ओरिएंटेशन जितना वीक होगा बॉन्ड उतना कमजोर होगा। रिपीट कर रहा हूं, ओरिएंटेशन ज्यादा होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा, अरेंजमेंट कहते हैं इसका, और ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो बॉन्ड वीक होगा। एक एग्जांपल है, जैसे एक्सीडेंट हो, अगर मान लो एक बस या ट्रक का एक्सीडेंट हो ही रहा है, जब एक्सीडेंट तो मजा कब आएगा, जब बिल्कुल आमने सामने से आके भटाक से भिड़े, ऐसे क्या मजा आएगा, कैसे टच होके निकल गए, साइड ग्लास टूट गया बस, या थोड़ा डेंट आ गया, एक्सीडेंट थोड़ी मजा आएगा, ठीक है ना। वही वाली बात यहां है कि जब बॉन्ड बन रहा है तो हेड टू हेड एक ही कोऑर्डिनेट पर जुड़े, या फिर वाई पर या फिर जेड पर, तो एक ही कोऑर्डिनेट पर जुड़े, हेड टू हेड या सेम एक्सिस पे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अपन आ जाते हैं अपना स्टाइल, जो एकदम देशी स्टाइल है उससे समझा देता हूं इस बात को, ठीक है। देखो अभी मान लो बॉन्ड कोऑर्डिनेट पर या एक्सिस पे क्यों बनते हैं, उसका कारण समझ लो। आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो और उससे कहते हो हेलो हाउ आर यू, हाथ मिला रहे हो, ठीक है। टेंशन मतलब कोरोना खत्म हो गया उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, या कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं, बाद में लाइफ सेम हो जानी है। तो आपने अपने फ्रेंड से हाथ मिलाया, किसी से मिलते हो तो हाथ मिला रहे हो, हेलो हाउ आर यू, वो सामने खड़ा है, ऐसे आमने सामने हाथ ऐसे मिला रहे हो, कंफर्ट जोन में हाथ मिल रहा है, लंबे टाइम तक भी आप हाथ को ऐसे पकड़ के रख सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? अगर कोई हाथ पे झटका मारेगा और आपको पता है कि हाथ कोई छुड़ाना चाह रहा है, तो आप कस के पकड़ लोगे तो हाथ का टूटना आपस में जॉइंट का उतना आसान नहीं है। ये एक बात हुई। अब आप खड़े हो, ये रहा आपका फ्रेंड खड़ा है दूसरी जगह ऐसे, और आप हाथ मिला रहे हो ऐसे, आप देख रहे हो इधर, फ्रेंड देख रहा हो उधर, और हाथ मिला रहे हो ऐसे, हेलो हाउ आर यू, ऐसे तो कभी मिलाते नहीं, फन देखते हैं अपन। तो क्या होगा, हाथ खिंच रहा है पूरा, हाथ बहुत कुछ सेकंड के बाद आपको खुद को दर्द हो गया, यार छोड़ देते हैं हाथ, हाँ या ना। और किसी ने अगर जरा भी झटका मार दिया तो आपको लगेगा उखड़ जाएगा, तुरंत बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब ये लिंकेज आपकी तुरंत टूट जाएगी। कारण जब हम आमने सामने खड़े हैं तो मैं भी एक कोऑर्डिनेट पे हूं, वो भी सेम एक्सिस पर है, तो प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ, तो बॉन्ड बना मजबूत। ये मैं जा रहा हूं एक्स में, फ्रेंड जा रहा है वाई में, बॉन्ड बनेगा वीक, जिसको हम काउंट ही नहीं करते। क्या फायदा है, ऐसा कभी आप कहोगे सर ऐसे कौन मिलाता है, ये तो मैं कह रहा हूं ऐसे कौन बॉन्ड बनाता है। कारण बोले कि सर ऐसे तो पॉइंट हाथ में दर्द होएगा, मतलब ही नहीं है, किसी ने झटका मार दिया तो क्रैक हो जाना है बिना कारण। तो वही वाली बात वहां पर है कि भाई जब कोऑर्डिनेट ही प्रॉपर नहीं है तो बॉन्ड बनने का तुक नहीं है, इतना वीक बॉन्ड बनेगा तुरंत टूट जाएगा। 100 रुपए लगाए और 10 रुपए कमाए, कोई मतलब थोड़ी है। अब बताओ आप, आ गया समझ में कि नहीं? चले हम आगे। तो ये एक बात हो गई आपकी ये वाली, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहां पर, तो ये 2 पॉइंट्स मैंने बताए, जैसे आपसे कहा जाए, कुछ एग्जाम्पल दे दिए मैंने। मान लो मैंने कहा CH3CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें हर एक कार्बन पर 1 2 3 4 5 6 सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनो, टोटल सिग्मा और पाई कितने हैं?
सारे क्वेश्चंस में यही काम है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बेंजीन दे दिया, तीसरा क्वेश्चन चालू करो, गिन के बताने हैं तो बोल दो। इसमें चौथा क्वेश्चन टेट्रासाइनो इथाइलिन में, एसीटोन में। छठा क्वेश्चन आपका ये 6 क्वेश्चंस दिए हैं, फटाफट ट्राई करो। आंसर एक साथ बताता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर आंसर वेरीफाई कर लेंगे हम ऐसे ही। अब देखें, यहां पर इसमें कितने सिग्मा है, तो अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो आप पूरे हाथ पांव खोल सकते हो। जितने हाइड्रोजन होते हैं ना उतना सिग्मा होता है। हाइड्रोजन और हेलोजन को डायरेक्ट गिन सकते हो आप। तो यहाँ 3 और एक 4, फिर हाइड्रोजन 5, फिर एक सिग्मा 6, फिर हाइड्रोजन 7, फिर एक सिग्मा 8, फिर ये एक 9, फिर एक 10 और 3 हाइड्रोजन, तो 13 सिग्मा है। और पाई कितने हैं? 1, और बिटवीन 2 एटम्स 3 बॉन्ड है तो 2 पाई होंगे, तो 3 पाई है। वलय ने आंसर बचपन में दे दिया था, धे ने, सबने आंसर 3 बच्चों ने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको लिखना भी नहीं था, मतलब जो आंसर लिखे थे किसी ने जोश में वो सही थे। हाँ या ना? कुछ रिपीट कराना हो तो आप क्वेश्चन नंबर बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा। बेंजीन, बेंजीन का अच्छा एग्जाम्पल है। तो बेंजीन में क्या होता है, बच्चा बहुत गलती करता है, उसके कई सारे कारण है। रिंग वाली स्ट्रक्चर्स की उतनी प्रैक्टिस नहीं करता। अब मैं एक जगह को थोड़ा खोल के बना दूं बस, क्योंकि सारे कार्बन सेम होते हैं बेंजीन में। ये रहा। अब अगर हम यहां बात करेंगे तो क्या होगा, इस कार्बन पर कितने सिग्मा है? 1 2 3। देख रहे हो, किसी भी एक कार्बन पे देख लो, एक 3 सिग्मा है और एक पाई है। क्लियर? तो 3। अब यहां पर देखेंगे तो क्या होगा, वही सेम 2। तो क्लियर है कि नहीं? गिनो फटाफट कितने होंगे। तो एक कार्बन पे, क्योंकि ये सिग्मा कहीं भी कॉमन लेंगे, इधर देखेंगे तो एक हाइड्रोजन और एक यहां पर है, फिर एक इधर वाला उधर कॉमन हो जाएगा, तो आप गिनोगे तो कितना आएगा? मेरी कैलकुलेशन तो कहती है 12 सिग्मा और 3 पाई है बेंजीन में। गिन के देख लो कितनों को प्रॉब्लम है, जल्दी से रेस्पॉन्स दो। ठीक है, बेंजीन के बाद अगला है टोलुइन। टोलुइन में क्या होगा, ये लो,
तो ये 2 सिग्मा कम हुए, है ना, तो 10 रह गए वहां पर। देखो कैसे करना है फटाफट, क्योंकि यहां हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। बच्चा बेवकूफी करता है ऐसे क्वेश्चंस में, हाइड्रोजन की जगह ही तो ये ग्रुप जुड़े, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, मतलब 2 सिग्मा इधर से कम कर दो। तो मैंने क्या किया, 10 सिग्मा पहले और 3 पाई, ये ओरिजिनल। अब इसमें कितने सिग्मा और जुड़ गए, तो ये 11 12 13 14 15 16 17 7 सिग्मा और पाई कितना जुड़ा, 1 पाई, तो टोटल हो गया 17 सिग्मा 4 पाई। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? अब आपकी मर्जी है, कैसे कर लो। मैंने क्या किया, आप चाहो तो यहां तक, कई बार क्या होता है कि आपकी मर्जी है, जैसे मैंने क्या किया, यहां तक का स्केलेटन तो पता है, क्या फर्क पड़ रहा है इस जगह हाइड्रोजन जोड़ू या नाइट्रोजन या सल्फर, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, सिग्मा से मतलब है हमें, सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। तो यहां तक तो 12 3 अपने को पता है ही, एक बार में काम कर लो। इसके बाद 3 15 16 17, तो हो गया ये 17। हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम है? चले हम आगे। अगला केस, टेट्रासाइनो इथाइलिन। ये स्ट्रक्चर होती है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने ज्यादातर यहां वो एग्जाम्पल डाले हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एवरी टाइम। तो ये है आपका बच्चों टेट्रासाइनो इथाइलिन। गिन लेना, 9 सिग्मा 9 पाई होते हैं। कोई डाउट आ रहा है सिग्मा पाई गिनना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एसीटोन, तो एसीटोन होता है CH3 CO CH3, ये है आपका एसीटोन। एसीटोन में कितने सिग्मा होंगे, जितने हाइड्रोजन है उतने, 6 7 8 9, 9 सिग्मा है, 1 पाई है। वेरीफाई कर लो फटाफट, आपका आंसर सही है या गलत, जल्दी से बोलो। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद एसीटोन के बाद अगला लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बच्चा यहां घूमता है। यह है आपका कैल्शियम कार्बाइड। ये कब कि जब वो ऐसे मान लिया तब, बट आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आयोनिक कंपाउंड्स को ऐसे लिखना पाप होता है, क्योंकि कैल्शियम तो अलग हो गया। तो कई बार बच्चा लैंग्वेज को ही नहीं देखता, कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा पाई हैं, तो इनको गिनने लग जाता है। आयोनिक है भाई, ये आयोनिक कंपाउंड सिग्मा पाई नहीं बनाते, वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा पाई जो बॉन्ड है, दीज आर टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड के टाइप हैं। रिपीट कर रहा हूं, सिग्मा और पाई कहां के टाइप हैं, तो आंसर है वो कोवलेंट के टाइप है, ना कि आयोनिक। क्लियर हो गया? तो बच्चा यहां पर ये बेवकूफी करता है, ये नहीं, यहां आपका आंसर केवल यहां से निकलेगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। कैल्शियम का तो डिवोर्स करा के अलग कर दिया हमने, कैल्शियम को तो हमने अलग से लिख दिया। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, तो देखें, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव नेगेटिव, और ये कैल्शियम +2। अब यहां पर इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो क्या होगा, 1 सिग्मा 2 पाई आंसर होगा। ट्रिपल बॉन्ड ही तो है ये एल्काइंस का। क्लियर? नेगेटिव चार्ज 2 यूनिट है। कितनों को अभी भी सिग्मा पाई में डाउट है? अगर क्लियर है तो बोल दो, कंटिन्यू आगे कंसेप्ट करूं। तो ये बीच में मैंने बॉन्डिंग का एक पार्ट जो आ रहा था, बीच बीच में हमें प्रॉब्लम दे रहा था, सिग्मा पाई कैसे फाइंड करें, किस तरह से क्वेश्चंस में बचें और कैसे कंपटीशन के क्वेश्चंस निकालें, वो मैंने बता दिया। साथ के साथ हिडन में हमने पी पाई डी पाई का कंसेप्ट भी खत्म कर दिया। वेकेंट डी ऑर्बिटल में पी पाई डी पाई भी निपटा दिया है।
तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट दो जल्दी से, नहीं तो फिर मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट करवाया थोड़ी है। इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले बोल दो मेरे को, ये मैं करवाता हूं। करवा दिया है कि डाउट अभी बाकी है? फटाफट रेस्पॉन्स दो। तो सिग्मा पाई के क्वेश्चंस को आप ढंग से कर लेना। क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन्स में, पूछा कैसे जाएगा? इसी तरह के लॉलीपॉप एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे, थोड़े अच्छे के जहां पर आपको सोचना पड़े वो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो हम लोग अब करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में बात क्या है बच्चों? तो यहां देखें हम, तो इन पी ब्लॉक कुछ 2-3 लाइनें लिख दूं मैं। पी ब्लॉक में स्पेशली ग्रुप 13, 14, 15 में, ठीक है ना, ये लगता है 13, 14, 15 ग्रुप में। डाउन द ग्रुप क्या होता है? टॉप टू बॉटम टेंडेंसी ऑफ बॉन्डिंग, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग बनाने की एस इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी डिक्रीजेज होती है। जब पी ब्लॉक में नीचे चलते हैं, स्पेशली इन 3 ग्रुप्स में, इन 3 ग्रुप्स में नीचे चलते हैं, तो क्या होता है? बॉन्ड बनाने की जो एस इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी और टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज ऑफ NFA, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप मेरी एक आदत से तो शायद अभी समझ गए होंगे कि भाई मैं बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूं, जैसे साइंस की नीड होती है ना कि साइंस में आप आंसर कैसे दो, उस तरह ही मैं लिखता हूं। फालतू का ड्रामाबाजी, फालतू के पेज भरना मेरी आदत में नहीं है, और साइंस रियल में यही कहता है। तो आप भी अपनी आदत बोर्ड में भी ऐसी बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, टीचर को समझना भी इजी लगेगा। आप देखो, एक तो मैं इसकी पूरी ग्रामर के साथ लंबी लैंग्वेज लिखूं 5-6 पेज में, 2 लाइनों में लिख दिया, 5-6 लाइनों के बजाय। समझने में, पढ़ने का इंटरेस्ट भी बनता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। तो डाउन द ग्रुप एस ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते, वो इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना, डिक्रीजेस, दे बिहेव्स एज इनर्ट, वो इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं, दे बिहेव्स एज इनर्ट। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट, शॉर्ट में लिख देता हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस इफेक्ट का नाम क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। रिपीट करता हूं, ठीक है। आगे की बात करें, जैसे अभी कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखा था मैंने, डायरेक्ट अब स्पीड के साथ लिख रहा हूं। कार्बन का 1s2 2s2 ये था, और ये जब मैंने कहा कि कार्बन की वैलेंसी 2 होती है, तो आप चौंक गए थे कि कार्बन में तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन नॉर्मल केस में भी जंप किया हुआ रहता है। मतलब बीवीटी वापस से देख रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, और कार्बन ऐसा ही होता है। यही हमने पढ़ा था, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। हाँ या ना? तो कार्बन में तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हम टिन की बात करें, नीचे आते जाएंगे कार्बन फैमिली में, कार्बन खानदान में जैसे जैसे नीचे आएंगे, वैसे वैसे क्या होता है? 5s2 इलेक्ट्रॉन का ऐसे जंप होना आसान नहीं होता। ये तो होगा, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन में ये नहीं बनता। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनेगा, हम जो भी बात करते हैं ये ऑर्डिनरी कंडीशंस की बात करते हैं बच्चों, तो ऐसा नहीं होता। मतलब क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट है तो बोलो।
तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, नीचे आते आते एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ये क्यों हो रहे? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है। तो कार्बन में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, न्यूक्लियस का पूरा अटेंशन इन इलेक्ट्रॉन्स पर है, पूरा कस के रखा हुआ है न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को। और आपको पता है अगर दो ही बॉन्ड होंगे तो ऑक्टेट लॉ फेल हो जाएगा। ऑक्टेट लॉ गलत है, इट मींस मॉलिक्यूल टूट रहा है। हाँ या ना, बोलो। ऑक्टेट लॉ ही नहीं लग रहा है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं। तो न्यूक्लियस ने सबको पहले ही कह रखा मैं किसी को बोलूंगा नहीं, ये न्यूक्लियस की लैंग्वेज है, समझना। न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक ही बार मीटिंग करके बोल दिया भैया मैं किसी को बोलूंगा नहीं, मेरे को मच नहीं चाहिए, सबको अपनी अपनी ड्यूटी समझनी है, सबको जाके वहां पर मोर्चा संभालना है, स्टेबिलिटी मेंटेन करानी है। तो नॉर्मल कंडीशन में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टाइप का ही रह रहा है। न्यूक्लियस को बोलने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही एस के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बोले बॉस चिंता मत करो, हमें भी चिंता है, मॉलिक्यूल हमारा भी है, हमारी भी स्टेबिलिटी है, तो आप आराम से बैठो, हम जा रहे हैं ना वो बॉन्ड बनाने, स्टेबिलिटी लेके आएंगे हम। हाँ या ना। तो एस के इलेक्ट्रॉन्स या नॉर्मल केस में जंप कर जाते हैं, रहते ही वो ऐसे। लेकिन टिन आ गया, अब टिन आ गया तो आप जैसा लेजी है एक नंबर का, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, बहुत देखो बन ही नहीं रहा, कितना आलसी है। टिन आ गया तो टिन आएगा तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। साइज बहुत बढ़ गया, न्यूक्लियस का अटेंशन इतना नहीं होता, बहुत दूर हो गया ना, तो न्यूक्लियस इतना इफेक्टिव नहीं है। अब यहां पर न्यूक्लियस जब इफेक्टिव नहीं है तो एस के जो इलेक्ट्रॉन्स है आराम से बैठे, 5s के मान लो, तो 5s के इलेक्ट्रॉन छोड़ना कौन जाएगा, ये अपने ऊपर सोच के देखो। जैसे गर्मी का मौसम है, 45 to 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है बाहर, हम आराम से घर में कूलर या एसी में बैठे हुए, क्लियर। अब पी का तो ड्यूटी लगा हुआ है मैदान में, उसको तो रोड पे मतलब वहां पर मोर्चा संभालना ही है, क्योंकि अनपेयर्ड है, उसको तो स्टेबिलिटी चाहिए, और ये पेयर्ड मतलब ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये सोचेगा अरे कौन जाएगा, मरने देना, बाहर कौन जाएगा इतनी धूप में, हमें क्या पड़ी हुई है, अपने अपने तो आराम से बैठे हुए, जो अपने ऊपर आएगा जब देखेंगे। तो ये आसानी से यहां जंप नहीं करते, कौन धूप में मरने जाएगा, वही सेम नेचर। यहां इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का टेंशन है नहीं, तो यहां से जंप आगे नहीं कर पाता। हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है। हाँ, जब बहुत एनर्जी देंगे, न्यूक्लियस चिल्लाएगा अरे सुनते नहीं हो को, तब इधर से सुन के निकाल देंगे। डंडा लेके जब पीछे भागेगा ना न्यूक्लियस, तो ही बॉन्ड बनाने में जाएंगे। मींस एनर्जी देने पे ही ऐसा होगा, 4 होगा, नॉर्मल केस में जंप नहीं होगा। तो इसका मतलब वो इस केस में इनर्ट की तरह आराम से आलसियों की तरह पड़े हुए हैं, इनर्ट की तरह पड़े हुए हैं। तो इसी इफेक्ट का नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी इफेक्ट का नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, चले, ठीक है। कमेंट हो तो दो फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो भाई। तो अब देखते हैं हम लोग ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15, 3 ग्रुप से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1, NS2NP2, NS2NP3। ग्रुप वैलेंसी भी लिख देता हूं, इनकी ग्रुप वैलेंसी है ये ग्रुप वैलेंसी वाली बात हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर, तो ये बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड बिस्मिथ है। ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 3 देगा, ये 3 देता है बट 1 बनता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहां पर 1 भी बनेगा और
3 भी बनेगा और ये 1 की स्टेबिलिटी ठीक ठीक है, और यहां 1 बनता है। 3 बन ही नहीं पाता ऑर्डिनरी कंडीशन में। 4 4 +2 +4, लेकिन यहां 4 मेन है, +2 +4, यहां +2 +4। अंडरलाइन वाले ज्यादा स्टेबल है। जहां मैंने एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, वहां पर अंडरलाइन कर दिया है, तो अंडरलाइन वाला कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। नाइट्रोजन तो नेगेटिव होता है जनरल में, फॉस्फोरस का 3 और 5 है, आर्सेनिक का 3 और 5 है, एंटीमनी का 3 और 5 है, बिस्मिथ में 5 बनना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल होता है। तो हम लोग यहां जो पॉपुलर और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उन्हीं को लिख रहे हैं। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। जहां पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, 2-2 लिखा है, इसका मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे स्टेबल है, कोई कम और ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम दोनों को ले लेंगे। आया कुछ समझ में कि नहीं? और इन सब का आंसर एक ही है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है। उसका कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कंक्लूजन क्या निकला? टॉप टू बॉटम इन पी ब्लॉक, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, इंक्रीजेज। हायर डिक्रीज हो जाएगी, वो कॉमन सेंस की बात है। नीचे चलेंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बच्चों बढ़ेगी, तो हायर की घटेगी। यहां पूरा दुकान खोल के रख दिया आपके सामने। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट दो, आपका क्या हालचाल है, आपके खोपड़ी में आई बात कि नहीं आई? जल्दी से झड़पती बोलो। क्वेश्चंस कर लेते हैं, लगे हाथों 2-4, जिससे पूरा कंसेप्ट बाइंड अप हो जाए। ये कंसेप्ट भी पी ब्लॉक 11th और 12th में आप पढ़ोगे मस्त आराम से। तो मैंने पूरा यहां पढ़ा दिया है, मीन्स आप पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है। एनसीईआरटी अब आप चाहो तो खोलना चालू कर सकते हैं, बट बेटर है कि 2 लेक्चर और रुको, फिर आप करना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब कुछ हो गया, अभी पीरियोडिक पे पूरा ध्यान दे लो। पीरियोडिक के 200-300 क्वेश्चंस आप एमसीक्यू लगा डालो कहीं से भी, और ब्लॉक्स के 2 लेक्चर के बाद फिर ब्लॉक्स के क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, क्योंकि ब्लॉक्स में रिएक्शंस भी है, तो वह भी बाकी है अपनी। क्लियर? वेरी गुड। तो क्वेश्चन बन गया Sn+2 होवत है, Sn+4 ना ही होवत। Pb+2 होत है, Pb+4 नहीं। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी चेंज कर सकते हैं। PbCl2 होता है, PbCl4 नहीं होता। हाँ या ना? एक ही बात है, थोड़ी अकल तो लगा लेना, थोड़ा रहम तो हमारे ऊपर कर देना कि इस बुढ़ापे में कहोगे सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दो। आप कहोगे तो सिखा देंगे, क्या दिक्कत है, बट आई थिंक ये तो 9th-10th लेवल पर भी आता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसका 4 है। लोअर स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, हायर स्टेबल नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, जल्दी से बोलते जाओ। और क्वेश्चन देते हैं हम लोग, 1 नंबर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, AsCl5 तो होता है, कई बार सेम एलिमेंट का कंपेयर कराएंगे तो कई बार दूसरे का कंपेयर कराएंगे, ये नहीं होता। तो ये कौन सा होता है? BiCl3 होता है। ऐसे टाइम पास कर रहे हैं अब तो देखो अपन। GaCl3, AlCl3 होता है, बट TlCl3 नहीं होता। तो ये क्या होता है? TlCl होता है मेनली। आ गया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बोल दो। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 हैलाइड स्टेबिलिटी। ग्रुप 14 पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। +4
हैलाइड स्टेबिलिटी, +4 वाले जो हैलाइड है उनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहां देखो CH4, नीचे चलते हैं तो आपको पता है +4 कम स्टेबल होता है, +2 ज्यादा। पीवी में तो ये मान लो बन ही नहीं पाता +4। कंपेयर करना है तो लिखना तो पड़ेगा भाई। क्लियर? ये तो काफी ज्यादा स्टेबल है, यहां से थोड़ा कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं +2 हैलाइड स्टेबिलिटी 14th ग्रुप की ही, 14th ग्रुप का ही +2 हैलाइड का स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो नीचे वाले पहलवान जोश में आ जाएंगे। वो कहेंगे अब हमारा नंबर है, बहुत हमारे ऊपर जुल्म हो चुका है। +4 के टाइम उनके ऊपर जुल्म हुआ है ना, तो अब ये लेड कहेगा अब मेरे से कौन बचेगा। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने बाइंड अप किया। ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो भी कैसे बनते हैं वो मैंने समझाए। कोई भी और एग्जांपल वैसे तो लगभग काम के ले लिए हैं, बट फिर भी कोई बने तो कोई इशू बच्चों इतना नहीं है। आपको अपनी खोपड़ियां लगानी है, आपका आंसर मजे से निकलेगा। किसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी प्रॉब्लम है तो बोल दो। और ये हमारा यहां पर एस और पी ब्लॉक का जितना भी रीजनिंग का मेन पार्ट है मैंने बाइंड अप कर दिया है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो भी रीजनिंग पार्ट है वो पूरा बाइंड अप हो चुका है। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स अभी बाकी हैं, बट रीजनिंग क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अगले एपिसोड में बच्चों हम लोग लेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के रीजनिंग पार्ट को, जिसमें 2 ही मेन कंसेप्ट हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप यहां पर मेरे माहौल में एडजस्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? आप गारंटी है पीरियोडिक किसी भी लेवल के क्वेश्चंस करो, एडवांस लेवल के भी अब होंगे आपसे। पहले नहीं होते थे, अब एडवांस के भी होंगे, क्योंकि हमने पीरियोडिक नहीं पढ़ा है, ब्लॉक्स भी कवर कर दिए। ठीक है? और आपको पता है एनसीईआरटी में ये सब आपने 11th 12th में पढ़ा ही है, जो मैं अभी करा रहा हूं, है ना? उतना क्वेश्चन नहीं किए, यहां पर हम उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं ज्यादा ट्विस्ट फॉर्म में कर रहे हैं। अच्छा लगा? लाइक सब्सक्राइब अपने आप कर देना, कहने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन है, एक का भला सबका भला, तो जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा सबका भला होगा। क्लियर है कि नहीं? मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले एपिसोड में डी ब्लॉक के रीजनिंग क्वेश्चंस और एफ ब्लॉक के रीजनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शब्बा खैर।